तो कैसे हो मेरे दोस्त। तो राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 3 ऑफ रिवाइजिंग यूनियन बजट फॉर IBPS PO इंटरव्यू। तो इसमें हम सबसे पहले जो लास्ट 2 वीडियोस थे उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। 112 इसका आर्टिकल नंबर है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट के फोकस एरियाज हमारे हैं 4 ज्ञान हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर अन्नदाता एंड N फॉर नारी। इसके अलावा जो हमारे 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है वो है एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। जो हमारे एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत है वो है एक्सेलरेट ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन थर्ड इज स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास को हमें इंक्रीज करना है। देन वी हैव टू इन्विग्रेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड लास्टली 5 जो 5th पॉइंट है वो है अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स। तो ये 5 है हमारे एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, जो कि हमें विकसित भारत बनने 2047 तक। रिफॉर्म्स की अगर बात करें, जो 6 डोमेन्स में रिफॉर्म्स की बात करी गई है, टैक्सेशन के बारे में, पावर सेक्टर के बारे में, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में, माइनिंग के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में। इसके अलावा हमने बात करी डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अगर आपको इन टर्म्स में कभी कुछ दिक्कत आती है समझने में तो लास्ट वाली वीडियो आप देख सकते हो जिसका नाम है पार्ट 2। और उसके अंदर मैंने बात करा था जो हमारे फिजिकल डेफिसिट का जो प्रोजेक्शन है वो फॉर दिस ईयर इज 4.8% ऑफ अवर GDP एंड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 4.4% फॉर फिजिकल डेफिसिट। अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट के बारे में तो दैट इज 0.8% फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इफ वी टॉक अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट दैट इज 1.5% फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इफ वी टॉक अबाउट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देन इज 0.3% फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर हम बात करेंगे बजट के एस्टिमेट्स के बारे में। तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर जो कि हमारा एक्चुअल बजट है दैट इज 50.65 लाख करोड़ रुपीस। इफ यू टॉक अबाउट रेवेन्यू रिसीट्स देन इट्स 34.20 लाख करोड़ रुपीस। इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल रिसीट्स दैट इज 16.20 लाख करोड़ रुपीस। अब जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करा था विच इज 50.65 लाख करोड़, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 पार्ट्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे 11.21 लाख करोड़ रुपीस और रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा 39.44 लाख करोड़ रुपीस। आपको ये पॉइंट वाले अगर नहीं भी याद हो तो भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर 50 लाख करोड़ है और उसमें से 11 करोड़ जो है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 39 लाख करोड़ रुपीस जो है वो है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर बात करी जाए हमारे रेवेन्यू रिसीट्स की तो वो 34 है और अगर कैपिटल रिसीट्स की बात करी जाए तो वो 16 है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए। अब हम बात करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में स्कीम्स के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। जो हमारी सबसे पहली स्कीम है वो है PM धन धान्य कृषि योजना। ये बेसिकली इसलिए अनाउंस करी गई है क्योंकि वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स है ही, तो ये भी एक उन्हीं की लाइन में ही है टू इनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। जैसे हमारे पास ऑब्वियसली अभी हमारे पास वेयर हाउसिंग के लिए भी फैसिलिटीज़ है। ई वेयर हाउसिंग रिसीट्स के बारे में हमने बात करी थी जिसके तहत अगर किसी को लोन लेना हो तो लोन इस बेसिस पे ले सकते हैं कि आपके वेयर हाउस में जो हमारा सामान पड़ा हुआ आप उसको गिरवी रख सकते हो। इसके बेसिस पे भी ई वेयर हाउसिंग रिसीट्स के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था और वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हमारे पास एक रेगुलेटर भी होते हैं आई गेस। तो इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स विद लो प्रोडक्टिविटी। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1.7 करोड़ फार्मर्स जो है वो हमारे टारगेटेड सेक्टर है फ्रॉम 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी होती है उन्हीं को यहाँ पे टारगेट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली इसके अंतर्गत क्या है, रूरल प्रॉस्पेरिटी, अगेन विल गो विद द नेम ताकि हम फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। रूरल प्रॉस्पेरिटी, रूरल को और भी ज़्यादा प्रॉस्पर करा जाए जो रूरल एरियाज होते हैं। बेसिकली रूरल एरियाज में देखा जाता है कि लोगों को मजबूरन रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया में जाना पड़ता है टू अर्न अ ब्रेड फॉर देयर फैमिली। तो वो जो दिक्कत है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जैसे हमारे पास एक वाइब्रेंट्स विलेज प्रोग्राम करके एक स्कीम है, उसका बेसिकली क्या पॉइंट है कि जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज है जो कि जहाँ से लोग माइग्रेट होने के लिए मजबूर है कि यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लाइफ सेफ भी नहीं है और अमेनिटीज़ तो कुछ है ही नहीं, उसी के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या फिर जो हमारे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ दोज एरियाज जो बॉर्डर एरियाज पे जो बॉर्डर के एरियाज हैं ताकि लोग जो है वो जाना ही ना चाहे। इनफैक्ट बाकी लोग जो है वो भी अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आए, इतना ज़्यादा सेफ सिक्योर और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप करा जाए। उसी के लाइन में रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करी जाए तो रूरल एरियाज़ में भी आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में मजबूरन जाते हैं ताकि कुछ कमा पाए और अपनी फैमिली के लिए अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर पाए। तो उसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए ये बताया गया कि अगर आपको माइग्रेट करना है तो वो चीज़ आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एन ऑप्शन एंड नॉट अ नेसेसिटी। तो रूरल एरियाज़ को इतनी अच्छी तरीके से प्रॉस्पर करा जाए।
सो बेसिकली अगर इसकी हम बात में पढ़े तो इट इज़ टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्विग्रेटिंग द रूरल इकोनॉमी। तो हमें वहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी है और स्किलिंग भी वहाँ पे प्रोवाइड करनी है ताकि अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली दिक्कत ना हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करी जाए तो ये वाले वर्ड को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सच अ बिग इशू, द इशू इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। लोगों को फिर भी किसी ना किसी तरीके से जॉब मिल जाती है, लेकिन जो उनके स्किल सेट के हिसाब से जो उनकी जॉब का पैकेज है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ये मेन दिक्कत है। तभी लोग कहते हैं कि यार इससे बढ़िया तो मैं घर ही बैठ जाऊँ, इससे बढ़िया तो मैं अब कुछ और आगे देख लूँ, लेकिन यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। एक तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि और दिक्कत उनकी बहुत जायज़ भी है, बिकॉज दे पे सच अ ह्यूज अमाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन देयर एजुकेशन। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, IIT IIMs में जाते हैं। फिर उनके अलावा ये जो बाकी के जो बहुत ही टॉप टीयर 2 की अगर बात करी जाए तो वो भी जो कॉलेजेस है उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 10 लाख रुपीज़ इफ़ यू आर गोइंग टू डू एन MBA फ्रॉम एवरेज कॉलेज। तो उसके बाद भी जब उनकी पैकेज और प्लेसमेंट होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये बहुत दुख के फैक्टर होता है और इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग पेड जितना आपको मिलना चाहिए, आपके हिसाब से तो नहीं बट स्टिल, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इस चीज़ को हटाने के लिए रूरल एरियाज में स्किलिंग और इन्वेस्टमेंट करी जाए, टेक्नोलॉजी से उनको रूबरू कराया जाए, जिससे वो अपने आप में एक डेवलप हो सके। और इसके अलावा द प्रोग्राम विल फोकस ऑन रूरल वीमेन, यंग फार्मर्स, रूरल यूथ, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फैमिलीज। तो बेसिकली जितने भी लोग आते हैं सभी के यहाँ पर हेल्प होगी। नेक्स्ट बात करेंगे मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो हम ऑलरेडी जानते हैं 2023 में आई गेस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया था, जिसमें मिलेट्स के लिए नाम दिया गया था श्री अन्न। उसी तरीके से यहाँ पर अब पल्सेस की बात करी गई, क्योंकि पल्सेस हमारा वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मील होता ही है ऑलमोस्ट एवरी डे। So basically, this mission is going to be a 6 years mission to focus on production of तूर, उड़द एंड मसूर। ये 3 तरीके की दाल पर स्पेशल फोकस होगा। कौन कौन सी? तूर, उड़द और मसूर। और ये 6 साल का मिशन होने वाला है। बाकी की जो इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो ओवर द टाइम आएगी, एकदम से नहीं आती है। बहुत सारी कुछ ऐसी स्कीम होती है जो इमीडिएटली लॉन्च करी जाती है, बट काफ़ी सारी स्कीम्स होती है जिनके बारे में सिर्फ अनाउंसमेंट होती है, बट डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आफ्टर सम टाइम हमें प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में। कॉटन प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी अ मेजर गेम चेंजर इन द कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ ओनली, क्योंकि कॉटन को भी एक्सपोर्ट करने की बात करेगी। अगर कॉटन की बात करी जाए तो कॉटन इज बेसिकली यूज फॉर टेक्सटाइल्स मेजरली। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर अ ग्रेट कॉटन प्रोड्यूसर, या फिर टेक्सटाइल की अगर बात करी जाए पूरे में, तो हमारे पास ऑलरेडी गुजरात में, सूरत में बहुत ज़्यादा अच्छा उसका काम है। और अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी क्योंकि बहुत अच्छी नहीं चल रही थी कुछ टाइम से, उसकी वजह से वी वर हैविंग एन एडवांटेज और वी वर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब एंड बिकम अ ग्रेट प्रोड्यूसर इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स। तो उसी के लिए ही यहाँ पर बात करिए। हमारे पास वैसे ही PM मित्र स्कीम है, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारे ऐसे पार्क्स भी हमने बनाए थे जहाँ पर टेक्सटाइल और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए। तो जब कॉटन जब प्रोड्यूस होगा तो एक तो हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें सेगमेंट्स देखने हैं, टच करना है, जिससे हमारे जो आंसर्स है वो भी और भी ज़्यादा एनरिच हो पाए। तो यहाँ पे सिर्फ हम कॉटन की अगर बात करी जाए तो कॉटन से टेक्सटाइल बनेगा, टेक्सटाइल से हम रिलेट कर पाएंगे 5F के बारे में, जो कि हमें पता है, फार्म टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। और लास्ट में क्या था? फॉरेन। फॉरेन की अगर बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू एक्सपोर्ट अवर प्रोड्यूस, तो एक्सपोर्ट वाला एंगल आ गया। देन अगर स्टार्टिंग करी जाए फार्म से, तो फार्म की डेवलपमेंट हो पाएगी और भी ज़्यादा लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। फैक्ट्री के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट यहाँ पे फार्मर्स का तो प्रोड्यूस मतलब उसमें उनको तो प्रमोशन हो ही रहा है, उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करी जाएगी, उनको एक बेटर टेक्नोलॉजी दी जाएगी और बेटर स्किल सेट दिया जाएगा, जिससे और भी ज़्यादा अच्छी तरह अपने आप को एक्सपोर्ट करके और भी ज़्यादा ग्रो कर पाए। Then we have comprehensive program for vegetable and fruits to promote production, supply, processing and remunerative prices for farmers। तो जब भी अगर आप देख रहे हो, जब भी हम कभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बीट एनीथिंग, तो वहाँ पर 2 चीज़ें आएगी। एक तो आएगा कॉमर्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो पाए। और सेकेंड हमेशा आएगा फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करी जाएगी, ताकि उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल सके। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल मिशन ऑफ ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता भी है कि इसके रिलेटेड हमने काफ़ी सारे न्यू वैराइटीज़ ऑफ सीड्स भी हमने लॉन्च करी थी, और इसके अलावा हम वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ टू स्ट्रेंथन रिसर्च इकोसिस्टम एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 100 सीड वेराइटीज़ रिलीज्ड
सिंस जुलाई 2024। तो जब हमारा लास्ट बजट आया था, आई गेस तभी की बात होगी जब हमने 109 कुछ सीड वेराइटीज़ और 8000 कुछ सीड के बारे में भी हमने कुछ बात करी थी। तो उससे रिलेटेड ही ये मिशन है। और हाई यील्डिंग सीड्स, इस तरीके से हमारे पास कुछ और भी चीज़ें लाइक वन ड्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके भी हमारा एक स्लोगन टाइप का ही था, जिसमें ड्रिप इरिगेशन की बात करी गई थी, किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व करके और भी अच्छी तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, हमारे फार्मिंग वाला जो सेक्टर है उसको। नेक्स्ट बात करेंगे हम मिशन ऑन कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर चुके हैं। देन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी इज़ फॉर 5 ईयर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना। अभी तक हमने 2 ऐसे ड्यूरेशन याद रखे हैं। एक हमने याद रखा है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो कि 6 ईयर्स के लिए, और उसके अलावा मिशन ऑन एग्रीकल्चर के बारे में हमने बात करी है विच इज़ फॉर 5 ईयर्स। तो अब देखते हैं कि जो वीडियो है वो 10 मिनट के आसपास हो गई। आई गेस वी कैन कवर फ्यू मोर थिंग्स एटलीस्ट फॉर दी एग्रीकल्चर। एक हम और किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, देन विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर ना आई गेस 2 हिस्से होते हैं जिसके अंदर लोन मिलते हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट्स वेबसाइट। किसान ऋण पोर्टल करके इनकी वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुली क्योंकि लिखा हुआ था, 2 अलग अलग सेगमेंट्स थे। आई गेस कि जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमें अच्छे से ही पढ़ना चाहिए। राइट, मिल गया। तो इसके अंदर बेसिकली अभी तक 3 लाख तक का लोन दिया जाता था और अब उसको इन्हेंस कर दिया है कि अब 5 लाख रुपीज़ तक का लोन मिला जाएगा। तो जो 3 लाख तक का लोन मिलता था दैट इज़ फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करें तो इसके लिए हमें 3 लाख तक का लोन मिलता था, जो कि अब इन्हेंस कर दिया गया उसकी लिमिट फॉर 5 लाख रुपीज़। उसके अलावा जो एक दूसरा एक एरिया आता है जिस विच इज़ फॉर एलाइड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, लैक कल्टीवेशन, मलबेरी कल्टीवेशन, सेरिकल्चर एंड बी कीपिंग, इनके लिए भी आपको केसीसी के अंदर लोन मिलता था, बट ओनली अप टू 2 लाख रुपीज़। और इसके बारे में बात नहीं करी गई कि उसको 5 लाख तक के लिए बढ़ाया गया है या नहीं गया है। तो अगर कोई पूछे कि किसान क्रेडिट कार्ड में 5 लाख तक बढ़ाया गया बट फॉर वट पर्पसेस, तो दैट इज फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये वो चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी थी। एंड आई गेस वी कैन डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे अगर आप अभी तक बने हो तो, एंड देन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वाली वीडियो में।